हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाया था कि प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, एनोड रे का डिस्कवरी कैसे हुआ। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया तब साइंटिस्ट के मन में ये आया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे अरेंज रहता होगा। उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना मॉडल दिया। तो जो सबसे पहला मॉडल एटम का आया था वो कौन से साइंटिस्ट दिए थे, उनका नाम बताइए। सर जे थॉमसन सबसे पहला एटम का वही मॉडल दिए थे, जो कि मॉडल उनका फेल हो गया। मतलब वो कुछ भी बता ही नहीं पाए मॉडल में। ठीक है, उनका क्या कहना था कि एक तरबूज से कंपेयर करा दिए वो एटम को। जो तरबूज का रेड वाला पार्ट होता है जिसको आप खाते हो, एडिबल पार्ट, वो पॉजिटिव चार्ज है अकॉर्डिंग टू सर जे थॉमसन। और जो तरबूज के अंदर, वाटरमेलन के अंदर ब्लैक ब्लैक सीड होता है वो इलेक्ट्रॉन है। और इसी मॉडल को वो प्लम पुडिंग मॉडल भी बोले थे। प्लम पुडिंग क्या होता है? जो हलवा बनता है ना, हलवा क्या चीज में, हलवा खीर क्रिसमस में बनता है, उसी को बोले थे वो। क्रिसमस पुडिंग से कंपेयर करा दिया एटम को कि जो हलवा का जो मतलब आप हलवा है, पूरा हलवा एक हो गया पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर, और उसमें जो आप काजू किशमिश सब डाले वो सब हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये मॉडल जब उनका पूरा पूरा फेल हो गया तब सर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करवाया। क्या कराया? वो पतला सा गोल्ड फॉयल लिए, इसके ऊपर वो क्या किए, अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाए। अल्फा पार्टिकल को He2+ पार्टिकल जिसका 4U मास होता है। जब वो उसको पास करवाए तो वो क्या पाए कि लगभग रे सीधा जा रहा है, कुछ ही रे ऐसा है जो कि कुछ एंगल पर जा रहा है, और 12,000 और कहीं कहीं पर 20,000 भी लिखा रहता है। उसमें से एक रे ऐसा है जो कि अपने रास्ते पर ही वापस आ जाता है। ठीक है, ये किनका कहना था? सर रदरफोर्ड का कहना था। आज हम आपको बताएंगे रदरफोर्ड के भी मॉडल में बहुत सारा कमियां था। क्या था, क्या क्या था लिमिटेशन बताइए। जो सबसे बड़ा लिमिटेशन था कि वो बताए थे कि इलेक्ट्रॉन है जो कि चारों तरफ घूम रहा है, लाइक सन के चारों तरफ प्लेनेट घूम रहा है। बट ये कहना गलत था उनका। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सिलरेट करता है तब वो अपना एनर्जी को रेडिएट करता है, मतलब एनर्जी वो अपना लूज करता है। जब एटम घूम रहा है, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो अपना एनर्जी को लूज कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा अकॉर्डिंग टू सर रदरफोर्ड। अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर गया तब क्या होगा बताइए? एटम बर्बाद हो जाएगा। अगर एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मतलब कि मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन मैटर तो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि रदरफोर्ड सर का जो एटम का मॉडल था उसमें बहुत सारा कमियां थी। ठीक है, लिमिटेशन, जिसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे नील बोर। एक साइंटिस्ट थे जो कि अपना मॉडल ऑफ एटम दिए थे। इनको बोर पढ़ा जाता है या बोहर पढ़िए, जो पढ़ना है आपको वो पढ़िए। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे नील बोर मॉडल ऑफ द एटम। उसके बाद हम आपको बताएंगे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, सर जेम्स चैडविक ने किया। उसके बाद हम आपको बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन आखिर ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को काफी ध्यान से देखिएगा। यहां से ओलंपियाड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो क्लास 10 में जब आप जाइएगा तो आपको बहुत सारा जगहों पर दिक्कत नहीं होगा। जैसे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आज का वीडियो बहुत ज्यादा काम देगा, उसमें भी ये वाला टॉपिक। ठीक है,
आज हम 1 से लेकर 20 तक का एलिमेंट लिखकर सब में देखेंगे कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन फील होता है। ठीक है, आई होप इसको आप छाप लिए होंगे। ठीक है, ये क्या है, एक कोरम है, छाप लिए। तो हाँ दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। चलिए आप सब लोग कॉपी निकालिए और कॉपी में हेडिंग डालिए बोहर मॉडल ऑफ द एटम। सर रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम था उसमें क्या हुआ, बहुत सारा ऑब्जेक्शन उठ गया। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में क्या हुआ, ऑब्जेक्शन उठ गया, मतलब ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्शन उठा था, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर जाकर देख लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सर रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें जब कमी हुआ, ऑब्जेक्शन उठा, तो ऑब्जेक्शन को दूर करने आए एक साइंटिस्ट, ओवरकम करने आए और वो एक मॉडल ही दे डाले एटम का, जिसके बारे में आज आपको पढ़ना है, बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, बोहर मॉडल ऑफ द एटम, नील बोर का एटम का मॉडल। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको क्या पता था, एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसा कि सर रदरफोर्ड ने बोला था, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, ये भी रदरफोर्ड सर का ही एटम के मॉडल को थोड़ा अच्छे से बताए। ठीक है, उससे बहुत ज्यादा चेंजिंग भी किए और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किए। हालांकि सर रदरफोर्ड भी बहुत सारा बात बता दिए थे। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट से। तो एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये तो आपको पता है, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एटम के अंदर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपके एटम के अंदर का न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इसके बाहर में 4 सर्कल आपको बनाना है, ऐसे करके अभी बनाइए। इस सर्कल का क्या नाम है आपको अभी थोड़ी देर में बताया जाएगा। इस टाइप के सर्कल को क्या बोला जाता है बताइए तो, मैथ्स पढ़ते हो, कौन सा सर्कल, कौन से चलिए हाँ, तो मैथ्स छोड़िए, ये देखिए आपको क्या करना है, बीच में एक गोला सा बड़ा सा बनाना, उसके बाहर में 4 गो सर्कल बना देना है। राइट, बीच में जो बड़ा गोला सा आपको नजर आ रहा है इसको बोला गया न्यूक्लियस। क्या बोला गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर है। जो बाहर वाला सर्किल है उसको बोला गया के सेल। क्या बोला गया, के सेल। ध्यान से सुनते जाइए, के सेल। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। न्यूक्लियस, उसके बाहर वाला जो एक सर्कल है उसको बोला गया के सेल। उसके बाहर वाला जो सर्कल है इसको बोला गया एल सेल। क्या बोला गया, एल सेल। ठीक है, उसके बाद वाला जो सर्कल है इसको बोला गया एम सेल। क्या बोला गया, एम सेल। और उसके बाद वाला जो सर्कल है उसको बोला गया एन सेल। समझ में आ गया, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। ठीक है, CELL बायो वाला सेल नहीं, SHELL। ठीक है, यहां पर दूसरा सेल है। तो एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस।
अराउंड वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट, अराउंड वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट। ध्यान से सुनिए, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, आपको दिख गया, अराउंड वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट। ये जो गोल गोल जो आप सर्कल देख रहे हो ना, यही ऑर्बिट है, ठीक है, यही ऑर्बिट है। और इसी ऑर्बिट में क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सब होगा, उसी ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अराउंड वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट, और इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, ऐसा इनका कहना था। किनका, सर नील बोर का, ठीक है, ऐसा इनका पहला स्टेटमेंट था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन ऑर्बिट, यहां पर ये क्या बताया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन सर्टेन ऑर्बिट। देखिए, रदरफोर्ड सर ने एक गलती की थी, उन्होंने क्या बताया था कि प्लैनेट से कंपेयर करा दिया था, ठीक है, सन के चारों तरफ, बट ऐसा नहीं है। इनका कहना है कि प्लैनेटरी मोशन नहीं करता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन करता है कौन सा मोशन, वो सर्टेन ऑर्बिट पर वो गोल गोल घूम रहा है, सर्टेन ऑर्बिट पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन ऑर्बिट, अपना इसका फिक्स ऑर्बिट है, इसी पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देख रहे हैं, सर्टेन ऑर्बिट 1 2 3 4 ये सब क्या है, ऑर्बिट है, उसी पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। एंड नॉट जस्ट इन एनी ऑर्बिट, एंड नॉट जस्ट इन एनी ऑर्बिट, ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्बिट में वो घूमने लगेगा, वो अपना फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, सर्टेन ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया। सेल क्या होता है सबके बारे में एकदम अच्छे से हम आपको बताएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन ऑर्बिट, नॉट एनी ऑर्बिट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2, इनका क्या कहना था, ईच ऑर्बिट आर एसोसिएटेड विथ सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी, ईच ऑर्बिट्स आर associated with certain value of energy। ध्यान से पढ़िए, each orbit are associated with certain value of energy। जितना जो आपको ऑर्बिट नजर आ रहा है, सब ऑर्बिट में एनर्जी का सर्टेन वैल्यू है, एक लिमिट मतलब एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, एक निश्चित वैल्यू है। Each orbit are associated with certain value of energy, ठीक है। ऑर्बिट को ही बोल दिया गया एनर्जी सेल्स, ये जो ऑर्बिट है ना, इसी को बोल दिया गया एनर्जी सेल्स, ठीक है। क्या बोला गया, एनर्जी सेल्स। ये जो ऑर्बिट है इसी को बोला गया एनर्जी सेल, जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है, वो क्या है, एनर्जी सेल इसको बोलिए, या आप सिंपली क्या बोल दीजिए, ऑर्बिट बोल दीजिए, ठीक है। ऑर्बिट्स को ही क्या बोल दिया गया, एनर्जी सेल, ठीक है, या इसी को बोल दिया गया एनर्जी लेवल। क्या बोल दिया गया, ऑर्बिट्स कॉल्ड एनर्जी सेल्स या एनर्जी लेवल। क्या बोला गया, एनर्जी लेवल। ये सब ओलंपियाड में पूछे हुए हैं, देखिए, ठीक है। देखिए, अब बात आता है कि ये जो ऑर्बिट है, ये जो सेल है, इसका एनर्जी कितना होगा, ठीक है, कैसा होगा इसका एनर्जी, ये समझ में आ गया। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अपना सर्टेन ऑर्बिट में ही घूमता है, ठीक है, सर्टेन ऑर्बिट कितना है, सर्टेन सेल में ही घूमता है, सेल बोलिए या ऑर्बिट बोलिए। तो कितना सेल है इलेक्ट्रॉन का, 4 सेल है, ठीक है, के एल एम एन, समझ में आ गया। ऑर्बिट्स को ही हम बोलते हैं एनर्जी सेल या एनर्जी लेवल। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट जो होगा वो फिक्स होगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, फिक्स होता है। जो ये ऑर्बिट है इस सब का एनर्जी एक फिक्स होता है, ठीक है, एक स्टेशनरी होता है,
स्टेशनरी। जितना भी एनर्जी है, जितना भी ऑर्बिट है, सबका एनर्जी फिक्स है, स्टेशनरी है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको स्टेशनरी स्टेट भी बोल देते हैं। सो ऑर्बिट को बोल दिया जाता है स्टेशनरी स्टेट, राइट। प्रीवियस ईयर ओलंपियाड क्वेश्चन ये भी पूछे हुए हैं, ठीक है। ओलंपियाड में कुछ भी नहीं छोड़ता है, सब चीज पूछ लिया जाता है। अब ये जो के सेल है ना, इसको बोला गया n इक्वल टू 1। क्या बोला गया? n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 हो गया के सेल। एल सेल होता है n इक्वल टू 2, ठीक है। m सेल होता है n इक्वल टू 3। n क्या होता है सब बताता हूं, थोड़ी देर रुक जाइए। और n सेल हो गया n इक्वल टू 4। इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, नहीं देखिएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसको आप क्या बोलिए? के सेल बोल दीजिए या बोलिए n इक्वल टू 1, या के सेल को आप बोल सकते हैं E1। क्या बोल सकते हैं? E1, एनर्जी 1। एल सेल को आप बोल सकते हैं E2, M सेल को बोल सकते हैं E3, N सेल को बोल सकते हैं E4, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसको छाप लीजिए। आई होप छाप लिए होइएगा आप सब लोग। आराम से छापिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट अभी तक हम लोग लिख लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस, थर्ड पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस से, देखिए न्यूक्लियस, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। एनर्जी लेवल, जो एनर्जी लेवल है इसी को क्या बोला गया? ऑर्बिट्स भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? सेल भी बोला जाता है। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय नंबर। उसको हम लोग नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4। उस नंबर क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबर क्या है बताइए? ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से स्टार्ट कीजिए। ये जो पहला ऑर्बिट है, पहला सेल है, पहला जो एनर्जी लेवल है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से, n इक्वल टू 1 के सेल को, एल सेल को n इक्वल टू 2, ठीक है। m सेल को n इक्वल टू 3, n सेल को n इक्वल टू 4। कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग? न्यूक्लियस से। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। आ गया समझ में सबको? स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट्स रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1 2 3 4, या बाय अल्फाबेट्स भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसका नामिंग, इसका जो नेमिंग है वो अल्फाबेट से भी आप कर सकते हो। क्या चीज है अल्फाबेट? KLMN, ठीक है। के सेल, M सेल, के सेल, L सेल, M सेल, N सेल, ठीक है। समझ में आ गया सबको? या आप इसको और भी चीज लिख सकते हो, E1, E2, E3 और E4, ठीक है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट ऑर्बिट, इसको बोला जाता है फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल को ही बोला जाता है के सेल। के सेल पर n का वैल्यू 1, मतलब उसको हम लोग नंबर से बस रिप्रेजेंट कर दिए, n इक्वल टू 1, या इसको आप E1 बोल दीजिए। एल सेल को आप बोलिए N2 या E2 बोल दीजिए। N सेल को आप बोलिए N3 या E3 बोल दीजिए। N सेल को आप बोलिए N4 या E4 बोल दीजिए। आई होप समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब समझिए, देखिए ये जो हम पॉइंट आपको बता रहे हैं ये नॉर्मल पॉइंट है, मतलब ये हमेशा वैलिड नहीं होगा ये पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट एनर्जी लेवल E1 हैज लोएस्ट एनर्जी।
समझिए, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या है E1, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट एनर्जी लेवल E1 हैज लोएस्ट एनर्जी, हैज लोएस्ट एनर्जी। समझिए, इस चीज को याद भी रखिएगा। जो E1 होता है, ठीक है, ये क्या है E1, ये है E2, ये है E3, ये है E4। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट एनर्जी लेवल है लोएस्ट एनर्जी। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा E1 वाले में, इसका इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम होगा। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट एनर्जी लेवल है लोएस्ट एनर्जी, ठीक है। एनर्जी इंक्रीज होगा जब आप आउटर एनर्जी लेवल पे जाओगे, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीजेज होगा, ठीक है। अगर आप यहां का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी देखोगे कम रहेगा, यहां का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी देखोगे सेकेंड वाले का ज्यादा रहेगा, यहां का उससे ज्यादा, यहां का उससे ज्यादा, नॉर्मली, ठीक है, हमेशा नहीं, नॉर्मली होता है ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट एनर्जी लेवल है लोएस्ट एनर्जी, एनर्जी क्या होगा इंक्रीजेज होगा जब आप आउटर एनर्जी लेवल पर जाएंगे, तब जब आप आउटर एनर्जी लेवल पर जाएंगे, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन, 4 पॉइंट हो गया। चलिए इसको छाप लीजिए, पहले यहां पर लिख देता हूं ऊपर में। अब देखिए, व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा देखिए, व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दे दोगे, ठीक है। व्हेन एन एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन, इट कैन गो टू हायर एनर्जी लेवल, इट कैन गो टू हायर एनर्जी लेवल। व्हेन एनर्जी सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जब आप इसको एनर्जी दे दोगे, थोड़ा शक्ति दे दोगे, तब ये क्या करता है, इट कैन गो टू हायर एनर्जी लेवल। तो इसमें से ये उछलकर इसमें आ जाता है, E1 से उछलकर E2 में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से उछलकर सेकेंड ऑर्बिट में आ जाएगा, फर्स्ट सेल से उठकर सेकेंड सेल में आ जाएगा, जब उसको एनर्जी दे दोगे तब, ठीक है। वही बात है। आई होप आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। जब वो अपना एनर्जी रेडिएट करेगा, जब वो अपना एनर्जी लूज करेगा, व्हेन वो अपना एनर्जी रेडिएट करेगा, जब वो अपना एनर्जी को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन फॉल टू लोअर एनर्जी लेवल, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फॉल्स टू लोअर एनर्जी लेवल, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। जब वो क्या होगा, जब मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है, इसको थोड़ा पैसा दे दीजिएगा तो ये आगे भागेगा, फिर उसका पैसा खत्म हो जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा। जैसे वो देखे थे ना बाबा के ढाबा वाला, मतलब कांता प्रसाद वाला एक कहानी, थोड़ा पैसा हुआ, क्या किए, होटल खोल लिए, फिर पैसा घट गया, लॉस लगा, होटल बंद करके कहाँ गए, फिर से ढाबा पर ही आ गए। वही हाल इसका भी है, इसको थोड़ा पैसा दे दो, आगे भागेगा, फिर पैसा खत्म, आ जाएगा वहीं पर। तो यही वही केस यहाँ पर भी है। व्हेन एनर्जी सप्लाई टू एन इलेक्ट्रॉन, जब आप इसको एनर्जी दे दोगे, इट कैन गो टू हायर एनर्जी लेवल, सीधा वो होटल खोल लेगा, आगे भाग जाएगा। जब वो अपना एनर्जी लूज करेगा, जब उसका पैसा खत्म, इलेक्ट्रॉन फॉल टू लोअर एनर्जी लेवल, नीचे आ जाएगा, ठीक है।
अब बात आता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा हमेशा सेम ही होता है, ठीक है। जब वो, रुक जाइए बताते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम एंड डजंट lose energy while revolving, doesn't lose energy while revolving। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तब वो अपना एनर्जी लूज नहीं करता है, ऐसा कहना था नील बोर सर का। लेकिन रदरफोर्ड क्या बोल दिए थे कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, मतलब उनका थ्योरी के अनुसार क्या कमी निकला कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, जब वो मतलब प्लेनेट की तरह घूमेगा, जब चार्ज पार्टिकल, तब वो एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है। लेकिन इनका कहना है कि वो जब घूमता है तब वो अपना एनर्जी लूज नहीं करता है, इसी वजह से एटम खत्म नहीं होता। यही पॉइंट बुक में भी लिखा होगा। रुक जाइए, मैं बुक भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जितना पॉइंट रहता है। 1 मिनट, कहाँ है बुक वगैरह सब, चलिए मिल गया बुक। रुक जाइए, बुक से भी हम आपको पॉइंट सब सुना देते हैं, जो जो मैं बताया वही सब लिखा होगा। कौन सा चैप्टर है, क्या चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए वही लिखा हुआ है, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट। ये पॉइंट मैं आपको समझा दिया, ठीक है। हो गया फर्स्ट पॉइंट। एनर्जी सेल वही लिखा हुआ है, सबका वैल्यू होता है 1 2 3 4। थर्ड नंबर पॉइंट वही बुक में है। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन E1 हैज लोएस्ट एनर्जी। E1 का एनर्जी क्या होता है, कम होता है, और बाहर का ज्यादा होता है, उससे बाहर और ज्यादा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम एज लॉन्ग इट्स रिमेन इन डिफरेंट ऑर्बिट एंड डजंट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग। देखिए यही पॉइंट मैं आपको यहां पर बताया था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, ठीक है, रिमेन सेम जब वो अपने डिफरेंट ऑर्बिट में रहेगा, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट में। जैसे मान लीजिए यहां इस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है जो कि घूम रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, तो इसका एनर्जी हमेशा सेम ही रहेगा। जब वो अपना अलग अलग ऑर्बिट में रहेगा तब, डिस्क्रीट ऑर्बिट में रहेगा तब, यही बुक में लिखा होता है, जब अलग अलग ऑर्बिट में रहेगा तब। इसमें रहेगा तो इसका एनर्जी हमेशा सेम ही रहेगा और गोल गोल हमेशा घूमते रहेगा, ठीक है। और जब ये गोल गोल घूमेगा तब वो अपना एनर्जी लूज नहीं करेगा। फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा ये गोल गोल घूम रहा होगा, जब घूम रहा होगा तो अपना एनर्जी लूज नहीं कर रहा होगा। यही लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम एज इट लॉन्ग इट रिमेन्स इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, ठीक है। जब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रहेगा तब वो अपना एनर्जी लूज नहीं करेगा एंड इट डजंट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग। जब वो रिवॉल्व करेगा तब वो अपना एनर्जी को लूज नहीं करेगा, ठीक है। व्हेन एन एनर्जी इज सप्लाई टू इलेक्ट्रॉन इट गो टू हायर एनर्जी लेवल, बता दिया। जब एनर्जी छीन लेंगे तो फिर वहीं का वहीं आ जाएगा, ठीक है। बुक को हटा देते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, हर क्लास में आपको पढ़ना, 11th में जाइएगा वहां भी पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा लेवल में हाई करके रखता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, सॉरी बोहर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का एटम मॉडल गड़बड़ हुआ, उसके बाद बोहर सर ने अपना मॉडल दिया। इसमें भी बहुत सारा लगातार गड़बड़ी आते जाएगा जो आपको आगे अब पढ़ना है, ठीक है। जब आप क्लास 11th में जाइएगा तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा आप डिटेल में पढ़िएगा, हालांकि मैं भी अभी पढ़ाऊंगा, बट क्लास 11th में जाइएगा और ज़्यादा डिटेल में पढ़िएगा।
समझ में आ रहा है ना सबको? कोई तो ऐसा नहीं है जो कि बोर होकर भाग रहा है। देखिए, अब नील बोर ने अपना मॉडल दे दिया, तब जाकर न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। क्या चीज का डिस्कवरी हुआ? न्यूट्रॉन का, जिसको हम लोग शॉर्ट में एन से लिख देते हैं, स्मॉल एन। इसका डिस्कवरी किए थे जेम्स चैडविक, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ठीक है, किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने। ईयर था 1932 ईस्वी, इन 1932 ईस्वी में। इसको हम लोग रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं? ऊपर लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। ये ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन कैसा था? निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, वैसे ही इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स है। ठीक है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं है। अब बात आता है इसका मास कितना है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ठीक है, ग्राम में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1000 से गुना करके 24 आ जाएगा, -24। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। जितना एटम होता है सबके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पाया जाता है। पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को रेड से हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, रेड से हाईलाइट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम में न्यूक्लियस जो होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मास ऑफ एटम क्या होगा। ठीक है, मास ऑफ एटम, देखिए ये मान लेते हैं एटम है, एटम के अंदर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाहर होता है ऑर्बिट, जिसमें क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एटम है ना, ये जो एटम है उसका जो मास होता है ना, मास मतलब कितना इसका क्या है? मास है, मतलब कितना ये ग्राम का एटम है। ठीक है, मतलब एक सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, बहुत कम इसका मास होता है। तो मास ऑफ एटम कितना होगा? तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या चीज के बराबर होगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा एटम का मास। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है, आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, बहुत ज्यादा कम, जिसको आप कंसीडर कर ही नहीं सकते हो। तो मास ऑफ एटम क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। छापिए इसको। अब ऐसा हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, प्रोटॉन का हो गया, न्यूट्रॉन का हो गया। सर बोर ने अपना मॉडल भी दे दिया, ठीक ठाक वाला मॉडल। वो बता भी दिए कि इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट पे घूमता है, जब वो घूमता है तो वो अपना एनर्जी लूज नहीं करता है। ये बात बताए थे नील बोर सर।
उसके बाद बहुत सारा ना एग्जाम्पल आने लगा जो कि ये बता रहा था कि एटम डिवाइड होता है। एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ एटम, क्या क्या आया देखिए। देखिए बहुत सारा एविडेंसेस आया, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ एटम। देखिए क्या क्या एविडेंस मिला, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या क्या प्रमाण सब हमको मिला। आपको ये बात अब तक पता होगा कि एटम क्या है, डिविजिबल है, इंडिविजिबल नहीं है। ठीक है, एटम क्या है, डिविजिबल है। क्या चीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सिंबल ई माइनस, फिर से प्रोटॉन पी प्लस, न्यूट्रॉन एन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या क्या प्रमाण मिला। तो जो आयनिक कंपाउंड था ना, आयन मतलब समझते हो, जो दो चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज चीज मिलता है तब आयन बनता है। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़िएगा क्लास 10 में। ठीक है, दो जब चार्ज वाला चीज होता है उसको हम आयन बोलते हैं। आयन होता है चार्ज वाला चीज, जब दो गो चार्ज वाला चीज मिलता है तो एगो कंपाउंड बन जाता है, उसी को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। सिंपल भाषा में हम आपको बताए हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज पॉसिबल। क्या था, इस पॉइंट को अगर आपको समझ में नहीं आएगा आयनिक कंपाउंड क्या होता है, तो इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिएगा टिक आउट करके, इसको बार बार आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज पॉसिबल। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों पॉसिबल हो पाया, पता है? क्योंकि हम मतलब एटम को डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ना क्या होता है, एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बारे में आप क्लास 10 में पढ़िएगा, कैसे कैसे होता है, क्या होता है आयनिक कंपाउंड, इस सब के बारे में। किस चैप्टर में, मेटल नॉन मेटल में। लिखना है तो कहीं पर लिख लीजिए। कहां पर इसके बारे में आप पढ़िएगा, क्लास 10 में। अभी मैं कुछ ही दिन में आपको पढ़ाऊंगा मेटल एंड नॉन मेटल में। आप अभी से भी क्लास 10 शुरू कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तब। ठीक है, अब बात आता है सेकेंड पॉइंट क्या था। अब जो सेकेंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगला लेक्चर आप कंप्लीट कीजिएगा तो सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप फॉर द सेम एलिमेंट। प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स फॉर द सेम एलिमेंट। देखिए सेम एलिमेंट का आइसोटोप सब मिलने लगा, इससे ये पता लग रहा था कि एटम डिविजिबल है। प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप फॉर द सेम एलिमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, वो संभव हो गया। ठीक है, अब क्या क्या हुआ उसके बारे में हम आपको और अच्छे से बताएंगे। ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्यों आइसोटोप बनता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस के कारण बनता है। ये पॉइंट कहां आपको बताया जाएगा, आई थिंक अगले लेक्चर, अगले नहीं उससे 2 लेक्चर बाद। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका खुद ही क्लियर हो जाएगा जब लेक्चर 5 कंप्लीट कर लीजिएगा तब। इसको छापिए। ठीक है, इसको छाप लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। अलग अलग ऑर्बिट में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हेडिंग डालिए, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब मेटल एंड नॉन मेटल आप क्लास 10 का पढ़िएगा वहां पर ये टॉपिक बहुत ज्यादा काम आएगा।
हेडिंग डालिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट। अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ऑर्बिट को हम लोग सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेल्स। अलग अलग सेल में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके बारे में सजेशन दिए थे, इसको सजेस्ट किए थे, सजेस्टेड बाय ब्यूरी, बोहर और ब्यूरी, ठीक है। दो आदमी का नाम इसमें जाता है, बोहर और ब्यूरी, BURY, बोहर और ब्यूरी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल या सेल्स में कैसे जाएगा उसका कुछ रूल है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल या सेल्स में कैसे जाएगा उसका कुछ रूल्स है। रूल्स अब हम लोग लिख लेते हैं, उसका कुछ रूल है। रूल नंबर 1, पहले ये समझ लीजिए, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, राइट। क्या होगा, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। ये क्या है, n1, n2, n3, n4। अब बताइए, E1, E2, E3, E4, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और क्या क्या आप बोल सकते हो, और मार्कर सब कहाँ गया, और आप क्या बोल सकते हो, KLMN, E1, E2, E3, E4, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ठीक है, वही लिखा हुआ। इक्वल टू लिखिए या सीधा n1 n2 करके लिख दीजिए, जो लिखना है वो लिखिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल, एक सेल में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसका 2n² एक फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल। n क्या है, ऑर्बिट नंबर, n क्या है, फेयर, n इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, किस ऑर्बिट में है, 1, 2, 3 या 4 में है, ठीक, या उसको आप सिंपल कह दीजिए एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। अब हम आपसे पूछते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल, ठीक है, बताइए। फर्स्ट ऑर्बिट, उसको हम क्या बोलते हैं, के सेल भी बोलते हैं, के सेल, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताइए तो, 2n², 2 इंटू फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब n का वैल्यू क्या होगा, 1, n इक्वल टू 1, मतलब 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2, आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट, या इसको बोला जाता है के सेल, एल सेल, सेकेंड ऑर्बिट या एल सेल, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताइए, 2n², 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। फिर बात आता है थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, या एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, 2n², 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 9 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आता है फोर्थ ऑर्बिट में
या n सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 2n स्क्वायर 2 इंटू 4 का स्क्वायर 2 इंटू 16 कितना होगा 32 इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखिएगा। 2 8 18 32 क्या याद रखिएगा, याद रखिए 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, किसमें, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ठीक है इसको बॉक्स में बना लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। सबको याद रहेगा। जितना भी सेल है उसको ना आप स्टेप वाइज मैनर में आपको फिल करना पड़ेगा। देखिए सेल्स आर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन जो भरेगा सेल्स में वो ना स्टेप वाइज मैनर में भरेगा। सेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। इलेक्ट्रॉन जो सेल में भरेगा वो स्टेप वाइज मैनर में भरेगा। सबसे पहले N1 में, फिर N2 में, फिर N3 में, फिर N4 में। ऐसा नहीं कि पीछे से ही भरना स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसको एक स्टेप वाइज मैनर में भरना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप वाइज। चलिए अब हम लोग आगे का पॉइंट देख लेते हैं। क्या क्या है एनर्जी, 2 8 18 32 लिख लीजिए। 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन भरेगा इसमें। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन फिगर में ही लिखते जाइए। अब बात आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। तीसरा नंबर पॉइंट होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can be accommodate in outermost orbit is 8। देखिए हम आपको क्या बताए थे, क्या हम आपको बताए थे, ध्यान से सुनिएगा। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, 2, एल में 8, उसके बाद 18, फिर 32। अगर कोई भी एटम ऐसा होगा, ठीक है, कोई भी एटम ऐसा होगा जिसका सबसे वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा तीसरा नंबर वाला, तो इसमें भी 8 ही इलेक्ट्रॉन भरेगा। नहीं आ रहा, रुक जाइए, फोटो बना बनाकर हम आपको सिखाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। इसी को बोला जाता है ऑक्टेट रूल भी। क्या बोला जाता है, ऑक्टेट रूल। इसके बारे में और डिटेल में हम आपको थोड़ी देर में पढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा देर में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, एक और पॉइंट जो कि ओलंपियाड में पूछे गए हुए हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। द पेनल्टीमेट सेल, सुनते जाइए, द पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल का मतलब होता है सेकेंड लास्ट सेल। क्या होता है, दैट इज सेकेंड लास्ट सेल। जो सेकेंड लास्ट सेल होता है, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट लास्ट सेल है तो ये सेकेंड लास्ट सेल होगा, ये फर्स्ट लास्ट सेल तो ये सेकेंड लास्ट सेल। तो जो सेकेंड लास्ट सेल होगा, द पेनल्टीमेट सेल दैट इज सेकेंड लास्ट सेल, ठीक है, cannot accommodate more than 18 electrons, cannot accommodate more than 18 इलेक्ट्रॉन। ये ना 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रखेगा। पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइए, ये टोटल पॉइंट ओलंपियाड में पूछे गया है। ये शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि ओलंपियाड में पूछे हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या बताओगे, 8। सबसे बाहर वाले में 8। उसके बाद द पेनल्टीमेट सेल, जो सेकेंड लास्ट सेल होगा, उसमें 18 से ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो। सेकेंड लास्ट सेल में 18 से ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो। द पेनल्टीमेट सेल दैट इज सेकेंड लास्ट सेल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही पॉइंट बुक में भी लिखा होगा। रुक जाइए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कौन सा टॉपिक है, हाँ, पेनल्टीमेट सेल, सेकेंड लास्ट सेल। ठीक है, अब बात आता है जो अनटाइप पेनल्टीमेट सेल होगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, वो लिखा हुआ है, ये नहीं कि पॉइंट को काट देना। ठीक है, दी एंटाई पेनल्टीमेट सेल, किसी को पता है एंटाई पेनल्टीमेट सेल क्या होता है? एंटाई पेनल्टीमेट सेल होता है थर्ड लास्ट सेल। समझ में अगर नहीं आ रहा है, इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, दैट इज थर्ड लास्ट सेल। ठीक है, जो तीसरा सबसे लास्ट सेल होगा। ठीक है, द एंटाई पेनल्टीमेट सेल दैट इज थर्ड लास्ट सेल कैन हैव a maximum of 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपसे ओलंपियाड में पूछेगा, बस ये पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया, बस याद रखिएगा, तो याद रखिएगा 3 गो पॉइंट। सबसे बाहर वाला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 8। उसके बाद उसके अंदर वाला, जिसको हम पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, सेकेंड लास्ट सेल, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 18। और जो थर्ड लास्ट सेल होगा उसमें कितना, 32 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आएगा कहां पर, क्लास 11 में। ठीक है, इस पॉइंट को आपको अभी तक, सॉरी, क्लास 11 में इस पॉइंट को अभी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, छोड़िएगा नहीं। ऑक्टेट रूल अभी बस याद रखिए, मैक्सिमम जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम फोटो बना के देखते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट विथ, चलिए एटॉमिक के स्ट्रक्चर अब हम लोग बनाते हैं। कैसा एटम दिखता है। ठीक है, 1 से 20 तक का हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसा दिखता है। एक से 20 तक हम लोग अब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा एटॉमिक नंबर का। अगर नहीं है कोई बात नहीं है, अगले वीडियो में और अच्छे से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा बस याद रखिए। ठीक है, सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, ये थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, 1 नंबर पर हाइड्रोजन। सेकेंड नंबर पर आता है हीलियम। थर्ड नंबर पर आता है लिथियम। फोर्थ नंबर पर आता है बेरिलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। फिफ्थ नंबर पर आता है बोरोन। ठीक है, फिर आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये सब के बारे में हम आपको अगले वीडियो में और अच्छे से बताएंगे। अभी बस इतना याद रखिए, 6, 7, 8। ठीक है, इसको याद रखिए, ऐसे याद रखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। अब ये नहीं कि इसका कुछ ट्रिक लगा दीजिएगा, ट्रिक उरिक नहीं लगाना है। हम आपसे पूछेंगे हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर, 1 बताइएगा, हीलियम 2, लिथियम 3। कोई आपसे मुंह पर पूछे, फटाक से बताना है। ठीक है, फटाक से जवाब देना है। ठीक है, ये नहीं फटाक बोल दीजिएगा। हम पूछेंगे कार्बन का कितना, फटाक, फटाक से जवाब हो गया। ऐसा भी कोई कोई बच्चा करता है स्कूल में, और उसके बाद उसको मतलब भोजन पानी मिल जाता है। ठीक है,
देखिए जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1, उसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जिसका 2 उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3, इसमें 4, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में और अच्छे से हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना सीखते हैं। ये सबको पता है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, 2 8 18 32, ठीक है, 2n², ठीक है, सबको याद होगा आई होप। चलिए अब हम हाइड्रोजन का बनाते हैं, कैसा होता है, ठीक है, इसका हम लोग डायग्राम टाइप से बनाते हैं, ठीक है, कैसा इसका आइटम का स्ट्रक्चर रहता है। तो ये मान लीजिए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा आप ये बताइए, कितना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग बना दिए, ठीक है। पहले सब में न्यूक्लियस बना लीजिए, रुक जाए गड़बड़ हो जाएगा, साथ ही साथ बनाते हैं। इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें बताइए हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, 1 2, ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो हम क्यों गोला बार बार इसमें बनाएं, ठीक है, गोला नहीं बनाना है, जितना इलेक्ट्रॉन भर जाएगा बस छोड़ दीजिएगा गोला को। ये हो गया लिथियम का न्यूक्लियस, ठीक है। बताइए तो लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका फोटो क्या होगा बताइए, 1 2 3, ठीक है, समझ में आ गया, गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आ रहा है ना समझ में सब। अबे क्या समझ में आ रहा है, सेकेंड फर्स्ट वाले में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, केवल 2, ये बोलो कि नहीं समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, बस 2, हम कितना रख दिए, 3, मतलब ये गलत है, ये बोलना पड़ेगा कि गलत है, तो ये गड़बड़ हो गया। तो फर्स्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में आप तीसरा इलेक्ट्रॉन भरिए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये सही है। अब चौथा का बनाइए, ये न्यूक्लियस, पहला में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2, सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 4, समझ में आ गया। आगे बनाइए बोरोन का, न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग छोटा छोटा डॉट से दिखाते हैं। तीसरे में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 हो चुका है, 3 4 5, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, आई होप आ रहा होगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर में, पहले में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, आ रहा है सबको, ठीक। अब हम नाइट्रोजन के ऊपर बातें कर लेते हैं। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में कितना, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2, ठीक है। अब देखिए 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन, सही है, ठीक है, समझ में आ रहा सबको। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, समझ में आ गया सब। फिर आगे बनाइए, साथ साथ बनाते रहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए तो इसमें 8 हो गया, 2 कंप्लीट है, अंदर वाले में कंप्लीट है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो ये वाला ऑर्बिट कंप्लीट है, ठीक है, ये वाला सेकेंड वाला भी कंप्लीट है। अब आता है थर्ड वाला ऑर्बिट, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। इसको पहले छाप लीजिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। छाप लिए, आई होप छाप लिए होइएगा। ठीक है, अब आगे आता है सोडियम से, ठीक है, सोडियम से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इसको क्या पढ़ते हैं? नहीं बताएंगे हम आपको, क्या पढ़ते हैं? फास्फोरस की पोटेशियम, बताइए। ना बताएंगे हम, हमको नहीं पता। चलिए 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। इसमें सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बच्चा सबको, बच्चा से एकदम परेशान रहता है इसके लिए। चलिए इसमें आपको इसके बारे में अभी बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, इसके बारे में हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। 11 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 11 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना? 12। इसमें कितना? 13 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना? 14। इसमें कितना? 15। चलिए इसका पहले सिंबल इसका पहले बताइए तो स्ट्रक्चर। ये हो गया न्यूक्लियस, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कहाँ इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा? तीसरा ऑर्बिट में 11 हो गया। देखिए तो 11, 18 तक भर सकता है, 11 हो गया, ठीक है, सॉरी 1 हो सकता है, तो 18 में से बस 1 भरा, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं मैग्नीशियम का। कहां पर बना दूं? यहीं पर बनाते हैं। आप लोग कॉपी में थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। थोड़ा हम आपको छोटा छोटा करके बना देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12। समझ में आ गया सबको? आई होप आ रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें कितना है? 13 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। फिर आगे 14 इलेक्ट्रॉन भरिए इसमें। 3 को पहले गोला बना लीजिए अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़िए। 1 2, बीच में न्यूक्लियस, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, आया ना सबको? आया? क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। आ गया सबको समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बुक में भी ये डायग्राम कहीं कहीं पर बना होता है। देखिए बुक सब में भी बना हुआ है, बोर्ड में भी ये पूछे हुए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ओलंपियाड में भी पूछे हुए हैं। अच्छे से इसको देखिएगा, ठीक है, इस डायग्राम को बढ़िया से बनाइएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आई होप आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा, ठीक है। 16 17 18 19
20। ठीक है, आ गया सबको समझ में? आई होप इतना आ गया होगा। ठीक है, इतना आ गया होगा। आ गया? चलिए, एस से सल्फर, फिर आगे क्लोरीन। क्लोरीन कितना पर आता है? 17 पर। उसके बाद आता है आर्गन, सल्फर, उसके बाद आता है Cr, क्रोमियम। ठीक है, क्या चीज आता है? देखिए, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, क्रोमियम लिख दिया था। ठीक है, कैल्शियम। चलिए, सही है। अब हम इसका पहले फोटो बना लेते हैं। ठीक है, फोटो पहले इसका बनाइए। इसका याद रहना चाहिए। हम आपसे पूछेंगे सल्फर कितना पर है, क्लोरीन कितना पर, आर्गन, सल्फर, कैल्शियम, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, एकदम अच्छे से बताना पड़ेगा। ठीक है, बनाइए, पहले फोटो बनाइए। इससे आपको कोई मतलब नहीं। कितना इलेक्ट्रॉन? 16, 17, 18, 19, 20। इसका शॉर्टकट बहुत सारा टीचर आपको बताएंगे, बट शॉर्टकट पे नहीं जाइएगा। 20 तक आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। हम आपसे पूछेंगे कैल्शियम कितना पर है, सीधा बताइएगा 20। पूछेंगे आर्गन कितना पर है, सीधा बताइएगा 18। नियन कितना पर है? 10। हीलियम कितना पर है? 2। कार्बन कितना पर है? 6। ये सब आपको बताना पड़ेगा। नाइट्रोजन कितना पर है? 7। ऑक्सीजन कितना पर है? 8। ठीक है, एल्यूमिनियम 13। ये सब आपको सीधा सीधा बताना पड़ेगा। चलिए, अब बनाते हैं हम लोग। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 तक हो गया। 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, अब आगे बढ़िए। टेन हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, 17 तक हो गया। अब आता है 18 का, बनाइए। हो गया 18, बन गया, कुछ नहीं है। ठीक है, 18 का हो गया। अब बनाइए 19 का, तुरंत बनाइए। 2, 8, कितना इसमें आएगा? 18 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम बना देते हैं। आप अपने कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। 1, 2। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, 17, 18। ठीक है, और कितना है? 19 इलेक्ट्रॉन है। 19 दे दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आ रहा होगा थोड़ा बहुत। और 20वां का बना लीजिए आराम से। ठीक है, 3, कितना हो गया? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कितना? मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हम लोग भरे इसमें? 9। इसमें कितना? 10। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, मोबाइल को बंद कर दीजिए, चले जाइए। चलिए, चले गए? गुड, सब समझ में आ गया होगा आई होप। इतना अच्छा टीचर है तो समझ में काहे नहीं आएगा, सब आ गया होगा। गधों, अभी मैं आपको क्या बताया था? समझ में आ रहा है? अभी हम आपको क्या बताए थे? आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, बताओ? 8। कितना?
8। देखिए तो इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितना हम भर दिए 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितना भर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लोग बोल रहे हो समझ में आ रहा है, कई लोग तो लेक्चर छोड़कर भी चले गए होंगे। गलत है, ठीक है, गलत हो गया, दोनों गड़बड़ हो गया। फिर से बनाओ इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18। अब बनाओ एन सेल और उसमें 19वां डालो। मैक्सिमम आउटर मोस्ट सेल में बस 8 ही रहना चाहिए, यहाँ क्या हो गया था 9, गलत। मैक्सिमम कितना होना चाहिए 8, यहाँ कितना है 10, गलत। 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18। अब एक सेल और बनाओ 19 और 20, ठीक है। अब हुआ सही। आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 ही रहना चाहिए। ओलंपियाड का ये क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा घपला भी होता है। आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे क्लास 11th में, ठीक है। 11th में आप पढ़िएगा केमिस्ट्री, तो वहां पर आपको ये बताया जाएगा कि कैसे कैसे ये गड़बड़ हुआ। अब ये जो फोटो सब है ना, इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे SPDF वाला, तब आपका और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।